वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 फेब के करंट अफेयर्स। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आज मैं करूँगी। हमारे जो प्रमाइसेस है वहाँ पर अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, जिसके कारण आपको ये साउंड सुनाई देगा। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 24 घंटे चलने वाला पाठ है, तो इसलिए ये साउंड आपको थोड़ा सा महसूस होगा। ठीक है, तो अब सारी चीज़ों को भूल जाइएगा, केवल करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे। लेकिन आज के करंट अफेयर्स में पता है खास क्या है, जितने भी हम हमेशा इंपॉर्टेंट पर्सन या जो पर्सन न्यूज़ में है उनसे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मैंने जो सारे पर्सन थे वो कल शिफ्ट कर दिए हैं। आज हम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, डिफेंस की जो न्यूज़ है, बैंकिंग की जो न्यूज़ है, उनको आज यहाँ पे हमने कॉर्पोरेट किया है, मतलब उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे होगा। टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि लास्ट में आपको हेडलाइंस भी होंगी, उन हेडलाइंस की मदद से भी आप नोट्स बना सकते हैं। वन मोर थिंग, आज आपको वीडियो के बीच में और वीडियो के लास्ट में मतलब टोटल 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी और दे देती हूँ मैं आपको कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 20 फेब को मतलब 20 फरवरी को ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिए जाएंगे। तो 20 फरवरी को हम इन अवार्ड को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कब से दिए जाते हैं, किन किन लोगों को दिए गए हैं, किन किन कैटेगरी में दिए गए हैं, वो हम 20 फरवरी को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग ने कंतारा मूवी देखी होगी। कंतारा मूवी में जो एक्टर है उनका नाम क्या है, ऋषभ शेट्टी। तो ऋषभ शेट्टी जी को मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड दिया जाएगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो एक तो आपको यहाँ से याद हो गया कि ऋषभ शेट्टी जो हैं वो मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 20 फरवरी को उनको दिया जाएगा। एक और अवार्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उस अवार्ड का नाम है 2023 जॉन एल जैक स्विवगर्ड जूनियर अवार्ड। ये स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाओ, आप ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करो जिससे आप स्पेस को एक्सप्लोर कर सको, नए नई डिस्कवरी कर सको, नए प्लैनेट को खोजो, नए सैटेलाइट्स को खोजो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा काम किसने किया है, तो जो नासा का टेलीस्कोप होगा, आपने सुना होगा नासा का टेलीस्कोप था जिसका नाम था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो उसकी टीम को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है। हर साल दिया जाने वाला ये अवार्ड है। नासा ने अपने इस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को स्पेस में भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे कैबिनेट अप्रूव कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनकुल्ला टनल टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी इन लद्दाख। तो लद्दाख के साथ आपको पता है जब स्नोफॉल होता है, भारी बर्फबारी होती है, तो लद्दाख के साथ कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल बनाई जा रही है। कैबिनेट ने इस बात की अप्रूवल दे दी है। उस टनल का नाम क्या है, सिनकुला टनल है, जो कि 4.1 किलोमीटर की लंबी होगी और इसका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का टारगेट रखा है वो 2025 तक रखा है। ठीक है ना। तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी जो कि आपके लद्दाख के एरिया के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। इसके लिए 1681 करोड़ रुपए का बजट भी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, दूसरी जो टनल है जिसका नाम है जोजिला टनल, वो भी आप देखेंगे कि श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पे है और ये भी लद्दाख के साथ या लेह के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करती है। आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं कि ये लेह है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये सिनकुला टनल है, जो कि आप देखेंगे कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर पर है। सिनकुला जो माउंटेन पास है वो बॉर्डर में है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के, जो कि समुद्र की सतह से, जो कि आपका सी का सरफेस है, उससे 16,000 फीट की हाइट पर है। ठीक है, लगभग 4.1 किलोमीटर की ये टनल होगी और इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम कौन करेगा, बीआरओ करेगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर। तो भारत का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर को कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है, दिल्ली में बिल्ड किया जा रहा है। हमारे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन दिल्ली में। इसको बेसिकली 460 मिलियन के खर्च के साथ बनाया जाएगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको कंस्ट्रक्ट करने जाने का काम किया जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं द फर्स्ट G20 कल्चर ग्रुप मीट टू ऑर्गेनाइज इन खजुराहो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के टेम्पल से आप लोगों ने सुना होगा, जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी शामिल है। चंदेल राजाओं के द्वारा इनको बनाया गया था। ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक तरफ हम वसुदेव कुटुंबकम की बातें करते हैं और दूसरी तरफ हम बात करते हैं, देखो अपना देश जैसी हम बड़ी बड़ी स्कीम को रन करते हैं, वंदे भारत जैसी और कई सारी बड़ी बड़ी हम जो है वो ट्रेन्स भी चलाते हैं, जिससे जो पर्यटन है, जो टूरिज्म सेक्टर है वो हमारे देश में बढ़े। तो
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पे पहली G20 कल्चर ग्रुप की मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी 22 से लेकर 25 फरवरी के बीच में। कहाँ पे? खजुराहो, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये पहली मीटिंग होगी। उसके बाद भुवनेश्वर में और फिर हम्पी कर्नाटका में फर्दर और मीटिंग्स भी कंडक्ट कराई जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है और जिसके लिए हमने थीम डिसाइड किया रखी है वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। लेकिन इस पर्टिकुलर जो कल्चर ग्रुप की मीटिंग होनी है, पहली मीटिंग खजुराहो में, इसके लिए जो आपकी थीम है वो आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। ठीक है, तो इसकी थीम है। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। अगर खजुराहो के बारे में आप जानते हैं कि खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन भी यहाँ पे किया जाएगा और खजुराहो के ये जो टेम्पल है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये जो टेम्पल है चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनाए गए थे। अब इस कल्चर मीटिंग में जो हमारी गेस्ट कंट्रीज़ हैं वो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नेदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप अगर पेटीएम देखेंगे तो पेटीएम का जो QR कोड बेस आप पेमेंट करते हैं तो उसकी थीम यहाँ पे G20 बनाई गई है। आप देख सकते हैं पूरा पेज, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो पेटीएम रिलीज अ QR कोड विथ अ G20 थीम। तो पेटीएम ने अपना QR कोड रिलीज किया है जिसकी थीम क्या है? G20, जिसमें वसुदेव कुटुंबकम भी लिखा हुआ है। तो पेटीएम लॉन्च G20 थीम QR कोड टू सेलिब्रेट इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। पेटीएम ने भारत की G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए G20 थीम QR कोड को लॉन्च किया है। क्योंकि अभी आपको पता है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा डिजिटल पेमेंट उत्सव की शुरुआत की गई थी, तो उसी के अंतर्गत इसको भी शुरू किया गया है। अगर हम पेटीएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें तो पेटीएम का फॉर्मेशन 2010 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, इसकी ओनर कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है और फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी हैं। ठीक, इतनी चीज़ें। चलिए अब बात करते हैं अपने बॉर्डर एरिया के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बॉर्डर एरिया में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? रैंपिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा अवसंरचना को बढ़ावा देना। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो पूरा ध्यान रहेगा वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, मतलब आप सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अभी आपने देखा कि अरुणाचल प्रदेश में भी जो है वो चाइना की ट्रूप्स काफ़ी अंदर तक आ गई थी। तो हमारा काम होना चाहिए कि हम नॉर्थ ईस्ट के रीजन में और नॉर्थ इंडिया के रीजन में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए अपने बॉर्डर एरिया में। और हमारा यहाँ पे उद्देश्य है, मतलब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा कई सारे अभी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फोकस किया जा रहा है नॉर्थ और ईस्ट के रीजन में अलोंग द 3488 किलोमीटर बॉर्डर विद चाइना। तो आप देखेंगे पूरी की पूरी ये वाली बॉर्डर आपकी चाइना के साथ है। तो यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, क्योंकि इसका रीज़न भी बताया गया है कि यहाँ पे रिपोर्ट क्लेम दैट इंडियन फोर्स हैव लॉस्ट एक्सेस टू 26 ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे LAC के अलोंग जो हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट होते हैं उनमें से 65 में से 26 से हमने अपने जो अपना पोजीशन था या अपना जो क्लेम था वो हमने लॉस्ट कर दिया है सिंस 2020। रीज़न यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे अपनी ट्रूप को कैसे डिप्लॉय करें। तो ऑब्वियसली बात है चाइना अपना कंस्ट्रक्शन कर रहा है और चाइना ने हाईवेज भी बना लिए हैं, तो वो आसानी से इन पॉइंट्स तक पहुँच जाता है। ठीक है, और ये बहुत क्रूशियल टाइम भी है क्योंकि SCO और G20 की प्रेसिडेंसी, दोनों प्रेसिडेंसी भारत के पास हैं। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, मतलब आप देख सकते हैं जो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है वहाँ उन सारी जगहों पे ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ ये भी कहा है कि बहुत सारे जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं, जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं, उनको भी कंप्लीट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्ट इन द चाइना बॉर्डर एरिया इज ऑलमोस्ट डबल द लेंथ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द 2008 to 2014। प्रोजेक्ट कनेक्टेड इंडिया टू फ्रेंडली नेबरहुड स्टेट सच एज बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार। इनके साथ हमको फ्रेंडली रिलेशन रखने हैं और अपनी रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। यहाँ पर हमको बॉर्डर एरिया में हाईवे, ब्रिजेस, इनलैंड वाटरवेज, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल पाइपलाइन को देना है। यहाँ पे फंडिंग की जो बात की जा रही है तो देखिएगा महाकाली मोटरेबल ब्रिज एंड मैत्री सेतु बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु के लिए फंडिंग किया जाना। नेक्स्ट एक कलादान प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, इसके लिए भी फंडिंग करनी है। अब आप चाहें तो इसको अपना स्टेट के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम नेबरहुड प्रोजेक्ट के बारे में अपने पड़ोसी देशों के प्रोजेक्ट के साथ अगर बात करते हैं तो नेपाल के साथ हम क्या कर रहे हैं? साउथ एशिया फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन मोतीहारी अमेलगंज पाइपलाइन। तो ये मोतीहारी जो अमेलगंज पाइपलाइन है वो
नेपाल और भारत के बीच में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए बनाई गई पाइपलाइन है। महाकाली जो हम मोटरेबल ब्रिज बना रहे हैं महाकाली रिवर पे, वो भी नेपाल और भारत के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। फिर मैत्री सेतु हम बांग्लादेश में बना रहे हैं, जिसके साथ हम हाई स्पीड, अभी आपको फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में बताया था, हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन बांग्लादेश के साथ बना रहे हैं हम। फिर हम म्यांमार में क्या कर रहे हैं, तो म्यांमार में सीतवे पोर्ट प्रोजेक्ट है और कलादान प्रोजेक्ट है, ठीक है। और भूटान में हम ड्राई पोर्ट पसकना बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ प्रोजेक्ट है और इन पे भी हमें फोकस करना है अलॉन्ग चाइना। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ये आपका आज क्वेश्चन ऑफ द डे 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा और दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर हो गई थी चीज़ें? चलिए अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज़ की तरफ हम बात करते हैं। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। यहाँ पर देखिएगा एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसका नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, जिसका मकसद हमारे देश में जो फाइलेरिया डिसीज़ है उसको एंड करना है 2027 तक। जैसे हम चाहते हैं कि टीबी खत्म हो जाए, हमने पोलियो को ख़त्म कर लिया, वैसे ही हम चाहते हैं कि जो फाइलेरिया वायरस के कारण, अभी हम देखते हैं कि फाइलेरिया किस पैरासाइट के कारण होता है बेसिकली, तो जो फाइलेरिया डिसीज़ है उसको 2027 तक हमें ख़त्म करना है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन की शुरुआत की गई है। यहाँ पे जो हाई बर्डन है, सबसे ज़्यादा जो फाइलेरिया के केसेस आप देखेंगे वो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में आप देखेंगे। फाइलेरिया जो होता है वो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि आपको एक वॉर्म के ज़रिए होता है, जो माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक वॉर्म होता है, उससे आपको एक फाइलेरिया डिसीज़ होती है। लेकिन इसको जो कैरियर होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं डेंगू के बारे में, डेंगी जिसे हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि वायरस के कारण होता है, लेकिन कैरियर कौन होता है? फीमेल एडीज़ जो मॉस्किटो होता है, फीमेल एंडीज़ जो मॉस्किटो होता है, उसके कारण हमको डेंगू हो जाता है। वैसे यहाँ पर ये जो फाइलेरिया है उसका भी अगर हम वेक्टर देखेंगे या उसका भी हम कैरियर देखेंगे तो वो मॉस्किटो ही है, और मॉस्किटो से ही, मॉस्किटो के बाइट करने से ही ये फाइलेरिया बीमारी हमको हो जाती है। तो इसी से फाइट करने के लिए आप देख सकते हैं ये फाइलेरिया बीमारी से क्या होता है, लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है, ठीक है ना। लिम्फ सिस्टम हमारा इससे, लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उससे इम्पैक्ट करती हैं। और वेक्टर आप बोल सकते हैं कि वेक्टर या कैरियर कौन होता है? एक मॉस्किटो होता है, ठीक है ना। तो फाइलेरिया के बारे में आपने देख लिया यहाँ पे सारी बातें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द मिसिंग डिप्टी स्पीकर। अब देखिएगा एकदम डांट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। कैसी डांट लगाई? क्योंकि आप लोगों ने पता होगा कि स्पीकर हमारे लोकसभा के कौन है? ओम बिरला है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे लोकसभा की डिप्टी स्पीकर क्या है, तो आप बोलेंगे अच्छा ऐसा भी कोई पोजीशन होती है? तो मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और डिप्टी स्पीकर भी होगा। लेकिन आप देखेंगे पिछले कई सालों से डिप्टी स्पीकर का कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुआ, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो झड़प लगाई है, या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास PIL गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गया था, तो उसका ही रिस्पॉन्स करने के लिए उसने सेंटर को कहा है कि आपने अभी तक डिप्टी स्पीकर को क्यों अपॉइंट नहीं किया है। So Supreme Court shout response from the center on public interest litigation that condemns that not electing a deputy speaker to the 17th या present Lok Sabha since 2019। 17वीं लोकसभा जब से बनी है 2019 से, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर नहीं है। इसके अलावा 5 ऐसे स्टेट असेंबली हैं जहाँ पर भी डिप्टी स्पीकर की पोजीशन वेकेंट है, जैसे कि राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ये वो राज्य है जहाँ की स्टेट असेंबली मतलब विधानसभा में भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। हमारा जो आर्टिकल 93 है, आर्टिकल 93 में आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हाउस ऑफ पीपल होता है, मतलब लोकसभा होता है, तो लोकसभा में एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो ये बात आपको आर्टिकल 93 में मिल जाएगी। वहीं आर्टिकल 178 में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली, हमारी जो विधानसभाएं होती हैं स्टेट की, उसके डिप्टी स्पीकर के बारे में जानकारी मिलेगी। तो 93 और 178 आर्टिकल आप देख सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि डिप्टी स्पीकर कौन होता है, कैसे उनका इलेक्शन होता है, उनका टेन्योर क्या होता है, एटसेट्रा। तो आइए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लोकसभा की जो अपनी कार्रवाई होती है ना, उनकी अपनी एक रूल बुक होती है। लोकसभा में कैसे काम होगा उसकी उन्होंने अपनी एक रूल बुक बना के रखी है। तो उसका ही जो रूल नंबर 8 है, उस लोकसभा की जो रूल बुक है उसका जो
रूल नंबर 8 है वो डिप्टी स्पीकर के बारे में आपको जानकारी देता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं मेंबर्स के बीच में से एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा, और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन किस दिन होगा इस बात की घोषणा स्पीकर के द्वारा की जाती है। मतलब वो डेट जो है इलेक्शन की डेट वो स्पीकर फिक्स करता है। ठीक है, इनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, जितना आपके स्पीकर का होता है, जितना बाकी लोकसभा मेंबर का होता है, उतना ही टेन्योर डिप्टी स्पीकर का भी होता है। अब डिप्टी स्पीकर का पद या पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा, पहली चीज़ तो मेंटेन कंटिन्यूटी। अब मान लेते हैं स्पीकर साहब की तबीयत खराब हो गई या स्पीकर साहब को कहीं दूसरे कार्यक्रम में विजिट करने के लिए जाना पड़ा और लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, तो उस केस में लोकसभा की कार्रवाई कौन करेगा, तो डिप्टी स्पीकर करेगा, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहे। और अगर स्पीकर की पोजीशन वेकेंट भी है तो डिप्टी स्पीकर उनके काम को संभाल ले। ठीक है, तो इसलिए डिप्टी स्पीकर की पोजीशन हमारे लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इफ़ द पोस्ट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज़ वेकेंट द सेक्रेटरी जनरल रिसीव द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। तो यहाँ पर अगर स्पीकर रेजिग्नेशन करता है तो डिप्टी स्पीकर को करता है, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर नहीं है तो स्पीकर किसको रिज़ाइन करेगा, तो स्पीकर उस केस में जनरल सेक्रेटरी जो है उसको अपना रेजिग्नेशन या इस्तीफ़ा देता है। अगर हम 2011 तक के बारे में बात करें तो उसके पहले क्या होता था, अपोजिशन का जो व्यक्ति था वो आपका डिप्टी स्पीकर होता था, लेकिन अब आपकी जो मेजॉरिटी है उसमें से भी आप डिप्टी स्पीकर बना सकते हैं। ठीक है ना, डिप्टी स्पीकर कैन बी फ्रॉम अपोजिट आर द मेजॉरिटी पार्टी। तो आई थिंक आपको डिप्टी स्पीकर के बारे में सारी जानकारी यहाँ से हुई होंगी। अब यहाँ पे मैं 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, आपको इनकी लोकेशन भर याद रखना है। वर्ड सर्वे इन तनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि तनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आपको ठाणे कहाँ पर, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर पहली बार वर्ड सर्वे कराया गया और सर्वे कंडक्ट कराने के बाद पता चला कि यहाँ पे 186 स्पीसीज है वर्ड की। और ये आपका तनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसको आप पैराडाइज फॉर वर्ड वॉचर्स कहते हैं, मतलब जिन लोगों को पक्षियों को देखने का बड़ा शौक है उसका स्वर्ग या पैराडाइज जो है वो तनसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहा जाता है। अब यहाँ पे 2 नदियाँ बहती हैं, एक तनसा नदी है और एक है वेतरना रिवर। तो तनसा और वेतरना रिवर के बीच में ही आपको बेसिकली ये सेंचुरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तनसा जो आपकी सेंचुरी है यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है पतझड़ वाले वन जिनके पत्ते जो हैं कुछ समय बाद गिर जाते हैं, और कुछ पैचेस यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट के भी आपको देखने को मिलेंगे। तनसा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर एक फोर्ट भी है, माहुली, ठीक है ना, जो कि हिल टॉप पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है नागरहोल टाइगर रिजर्व, भी यहाँ पे न्यूज़ में था। नागरहोल टाइगर रिजर्व आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, पहली चीज़ तो ये है। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर भी है और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या रिसेंटली वर्ड सर्वे कराया गया, यहाँ भी पक्षियों की जो काउंटिंग की गई। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व में भी वर्ड सर्वे कराया गया और पता लगाया गया कि वहाँ पे 290 वर्ड स्पीसीज़ हैं। ठीक है, नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी आप देख सकते हैं। इसके पहले जो पुराना नाम था वो राजीव गांधी नेशनल पार्क था, लेकिन नागरहोल रिवर यहाँ से बहती है इसलिए इसका नाम नागरहोल टाइगर रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, इतनी चीज़ें, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगली बात करते हैं, मारबर्ग वायरस डिसीज़। ये न्यूज़ में आपने देखी होगी, अभी इसका आउटब्रेक हुआ है, मतलब जो आपका गिनी का एरिया है ना, इक्वेटोरियल गिनी, वहाँ पर आउटब्रेक हुआ है, काफ़ी सारे इन्फेक्टेड लोग पाए गए हैं मारबर्ग वायरस डिसीज़ से। तो ये डिसीज़ होती क्या है, कैसे फैलती है, क्या कहानी है, आइए हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो WHO ने रिसेंटली हमको बताया है कि इक्वेटोरियल गिनी में बहुत सारे कन्फर्म केसेस पाए गए हैं और आउटब्रेक हुआ है मारबर्ग डिसीज़ का। जो मारबर्ग वायरस डिसीज़ होती है, बेसिकली कौन सी डिसीज़ होती है, ये वायरस डिसीज़ होती है, वो भी कैसा, RNA वायरस डिसीज़ होती है। RNA वायरस डिसीज़ होती है और एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब एनिमल से इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो भी किससे होती है, बैट, मतलब जो चमगादड़ होती है। तो चमगादड़ किसी फ्रूट को खा लें, काट दें, इन्फेक्ट कर दें, और वो वही फ्रूट अगर इंसान भी खा लें तो वो बीमारी जो है वो इंसानों में आ जाती है। तो ये वायरस से होने वाली बीमारी, जैसे कि इबोला वायरस से होती है, वैसे ही मारबर्ग भी वायरस बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है, और दोनों की वायरस की जो फैमिली है वो सेम है। दोनों की जो वायरस की फैमिली है उनको हम फिलो वायरस कहते हैं। पहला जो केस मारबर्ग वायरस का हमको मिला था वो 1967 में मिला था। ये जो वायरस है ट्रांसमिट हो जाता है लोगों तक फ्रॉम फ्रूट बैट एंड द स्प्रेड अमंग ह्यूमन थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होता है, मतलब एक डेंजरस ये वायरस डिसीज़ है।
जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलती है, आप लोगों ने सुना होगा, स्किल या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। वैसे ही उसी के अंदर एक सब स्कीम शुरू की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक सब स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है रेल कौशल विकास योजना। तो रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो नोडल मिनिस्ट्री होगी। इसका भी उद्देश्य जो है वो स्किल डेवलपमेंट करना है। यहाँ पे जो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग जो यूथ हैं 18 से 35 साल के, 18 से लेके 35 ईयर्स तक के जो यूथ हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, अलग अलग एज ग्रुप में ट्रेनिंग कर सकते हैं और उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग किया जा सकता है यहाँ पे 14 इंडस्ट्री रिलेटेड टेक्निकल ट्रेड्स में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे इनरोल किए कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि 10th पास होना चाहिए और 18 से 35 साल के बीच में उम्र यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, जल जन अभियान का शुभारंभ किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू वर्चुअली इनॉग्रेट जल जन अभियान, कहाँ से? सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की सिरोही डिस्ट्रिक्ट से वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत की है अंडर द जल शक्ति मंत्रालय। मतलब नोडल एजेंसी कौन सी है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय है। इसके अलावा यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अलावा नाना पाटेकर जैसे कुछ लीडर्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ब्रह्म कुमारी जो आश्रम के कार्यकर्ता होते हैं ना, ब्रह्म कुमारी और जल शक्ति मंत्रालय दोनों मिलके क्या करेंगे, हमारे देश में जो भी आपकी 5000 से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करेंगे। लोगों को जल का क्या महत्व है, अवेयरनेस बेसिकली कैंपेन यहाँ पे चलाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ओपन एआई के द्वारा इसको बनाया गया है और इसी को काउंटर करने के लिए गूगल ने अपना बार्ड डिज़ाइन किया है। यहाँ तक तो हमने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ की है कि चैट जीपीटी जो है वो व्हाट्सअप चैटबॉट के फॉर्म में आ रहा है, जो कि फार्मर्स की मदद करेगा। हमारे देश में कई सारी सब्सिडी स्कीम चलती हैं, सरकार कई सारी योजनाएं चलाती हैं, और किसानों तक कैसे पहुंचाएं, तो बड़ा आसान है। चैट जीपीटी और व्हाट्सअप यहाँ पे अगर एक साथ हो जाएं तो किसानों तक इन सारी स्कीम का, इन सारी सब्सिडीज़ का फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। हो सकता है कि कोई किसान अब वो टाइप करना नहीं जानता, लेकिन बोलना तो जानता है, टाइप नहीं कर पाता है, वो नहीं उतना फैमिलियर है स्मार्टफोन को रन करने में, तो वो अपनी जो भी डाउट है कि यार कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है, कौन से सीड्स बेस्ट है, या फिर कौन सी पेंशन स्कीम हमें अप्लाई करना चाहिए, हमें ट्रक के लिए सब्सिडी कैसे लेनी है, सोलर प्रोजेक्ट हमको लगाना है तो हमें सब्सिडी कैसे लेनी है, ऐसा बोल दिया आपने, वॉइस नोट भेज दिया, तो आपको आंसर भी वहाँ पे आर्टिफिशियल जो आपका इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है वो भी आपको वॉइस नोट भेज देगा किसान को, और किसान उसको सुन लेगा, तो उसको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कितना अच्छा हो जाएगा ना, कोई भी डाउट है आपने बोल दिया, सामने से आंसर भी उसी फॉर्मेट में आ गया। क्लियर है? तो चैट जीपीटी पावर्ड व्हाट्सएप चैटबॉट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भाषिनी ने वर्क शुरू किया है चैट जीपीटी के साथ, जिसका उद्देश्य इंडियन फार्मर्स को वेरियस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताना है। भाषिनी मतलब भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है, जिसके ज़रिए लोग वॉइस नोट भेज सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसी फॉर्मेट में उनको आंसर भी दे दिया जाएगा। ये खास बात इसकी है। This will help numerous farmer in India who may not be familiar with typing on smartphone, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये जो चैट जीपीटी पावर व्हाट्सएप चैटबॉट है, ये 12 अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करेगा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु एटसेट्रा। तो ये खास बातें हैं इसकी, तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। अंत में कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं कि त्रिपुरा में आपको पता है इलेक्शन होने थे। त्रिपुरा में इलेक्शन की शुरुआत हो गई है और 60 जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है उनमें ये वोटिंग कंडक्ट होनी है। इंडिया और स्पेन ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में एमओयू साइन किया है। इसके अलावा पहली बार इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जो है वो टॉप की है तीनों फॉर्मेट में। तीनों फॉर्मेट मतलब ओडीआई में इंडियन क्रिकेट टीम टॉप पर है, T20 इंटरनेशनल में इंडियन क्रिकेट टीम टॉप पर है, और टेस्ट मैचेस में भी इंडियन टीम टॉप पर है। तो तीनों फॉर्मेट में पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम ने, मेंस क्रिकेट टीम ने टॉप किया है, ठीक। इतनी चीज़ें। आइए अब हम रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ बात करेंगे। ये आपकी हेडलाइंस है तो आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हमने जो भी डिस्कशन किया वही सारी बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखेंगे,
विच टीम हैज़ वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप का टाइटल किसने जीता है, तो ये टाइटल जीता है रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इयॉन मॉर्गन जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये, तो इंग्लैंड इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। इंडिया फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर को कहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, तो ये दिल्ली में बिल्ड किया जा रहा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच फाइनेंशियल कंपनी हैज़ लॉन्च अ स्पेशल G20 थीम QR कोड टू सेलिब्रेट इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड कंट्री लीडरशिप इन मोबाइल पेमेंट, तो आंसर हो जाएगा पेटीएम ने किया है। ऑप्शन सी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइन अनाउंस दैट लिथियम रिजर्व वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट, तो पहली बार लिथियम के भंडार हमको जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभी SSLV-D2 लॉन्च किया है इसरो ने, तो ये कितने सैटेलाइट को कैरी करके ले गया, तो ये 3 सैटेलाइट को कैरी करके ले गया। एक इसरो का सैटेलाइट था, एक USA का सैटेलाइट था और एक आज़ादी सेट था। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट विल बी बॉट बाय द एयर इंडिया इन अ एग्रीमेंट विथ एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग बोइंग। तो एयर इंडिया शॉपिंग पे निकला है, मैंने कल बताया था 470 क्राफ्ट खरीदेगा, तो बोइंग से कितने खरीदेगा, तो बोइंग से ये 220 क्राफ्ट्स को खरीदेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग सिस्टम। इसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दी थी। 2 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट पे दीजिएगा, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।